हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आज हम जो हैं आपका टर्म 2 के सिलेबस की कन्यादान कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में आप सभी जानते ही हैं कि कन्यादान एवं उत्साह एवं अट नहीं रही है, केवल 2 कविताएं ही इस बार आने वाली है। तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने ताकि जो है इस कविता से आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से पेपर में लिख पाएँ। चलिए विद्यार्थियों, कन्यादान, सबसे पहले तो आपको कन्यादान का अर्थ समझना है। दान अर्थात कन्या का दान करना। इस कविता के जो कवि हैं वो ऋतुराज जी हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर कन्या के दान इस शब्द पर ही क्या कर दिया है, प्रश्न उठा दिया है। दान का अर्थ होता है विद्यार्थियों, जब हम किसी को कोई वस्तु दान में दे देते हैं तो बदले में हम उससे कुछ भी चाहत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतुराज जी ने प्रश्न उठाया है, तो क्या कन्या को दान में दिया जाना चाहिए? क्या वह एक वस्तु है जिसका कभी हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दान में दी गई वस्तु का हम दोबारा से ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन्हीं चीज़ों का इन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया है। तो इन्होंने जो है बड़े ही जो समाज में व्याप्त जो रूढ़ियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनके ऊपर इन्होंने बड़े वास्तविकताओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है और इन्होंने ऐसे लोगों पर अपना लेखनी चलाई है जो समाज के हाशिए पर जा चुके थे। समाज के हाशिए पर जाना अर्थात जिनके बारे में कोई लिखना ही नहीं चाहता है, जिन्हें सब निचले दर्जे का समझते हैं, जैसे महिलाओं को लोग निचले दर्जे का समझते हैं। तो पहले हम कविता का सार देख लेते हैं विद्यार्थियों। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है कि माँ और बेटी के बीच में क्या हो रही है विद्यार्थियों, एक घटना यहाँ पर घट रही है। तो एक घटना यहाँ पर कौन सी घटती है? जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उनसे इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार ना सहना पड़े। इन सब के कारण माँ क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है और अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी खुशियाँ ही खुशियाँ देखी हैं और उनके सपने ही संजोए हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखेंगे यहाँ पर जो माँ है अपनी बेटी के लिए थोड़ा चिंतित है, बेटी का विवाह होने वाला है। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को बहुत सारी सीख देती है, क्योंकि माँ ने भी जो है बहुत सारे समाज में वास्तविकताओं को देखा है, माँ को अनुभव है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से कन्या का दान किया जाता है, इस प्रकार से कन्या का दान किया जाता है, विवाह की एक रस्म है ये। चलिए देखेंगे, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि ऋतुराज जी क्या कह रहे हैं कि प्रामाणिक मतलब वास्तविक, कि यहाँ पर उन्होंने माँ के दर्द को दिखाया है कि कन्यादान करते समय माँ का दुख कैसा था, बहुत ही वास्तविक था, बहुत सचमुच में वो क्या थी, दुखी थी। लड़की जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर लड़की को अंतिम पूंजी कहा है कवि ने, क्योंकि माँ अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी से बांटती थी, तो कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। अब उसे ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी के जाने के बाद अकेली हो जाएगी, अपने सुख दुख किससे बांटेगी। तो वह बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझ रही है। अंतिम पूंजी मतलब कि बिल्कुल आपके पास और कोई धन बचा ही नहीं है। अंतिम पूंजी का अर्थ ये होता है कि अब आपके पास और कोई भी पूंजी यानी आपके पास धन संपत्ति कुछ नहीं बचा है। तो माँ की धन संपत्ति क्या है, लड़की। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, लड़की ने तो अभी तक अपने मायके में सुख ही सुख देखा है, खुशियाँ ही खुशियाँ देखी है। तो लड़की अभी इतनी सियानी मतलब अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी कि वह दुनिया को समझ सके। वह कैसी थी, भोली और सरल थी, उसके व्यवहार में बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। उसे दुख का आभास तो होता था, उसे ये तो पता था कि दुख कोई चीज़ होती है, दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उस दुख से किस प्रकार से निपटा जाएगा ये उसे नहीं आता था। बाँचना मतलब पढ़ना,
उसे दुख को पढ़ना अभी नहीं आता था, अर्थात वह अभी बहुत ही निश्चल थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसने तो अभी विवाह के लिए केवल कुछ अपने तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ है विद्यार्थियों कि उसने तो अभी केवल अपने विवाह के लिए सुरीले और मोहक पक्षों को ही देखा था। केवल उसने अच्छे अच्छे सपने ही संजोए थे। जैसे जब व्यक्ति का विवाह होता है तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसके मन में कुछ सपने होते हैं। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो इस प्रकार से कपड़े पहनूंगी, ऐसे सजू धजूंगी और मेरी सब तारीफ करेंगे, ये सबको लगता है। जैसे आप लोग नॉर्मल सी किसी शादी में जाते हैं तैयार होकर विद्यार्थियों, तो भी आप क्यों तैयार होते हैं? आपको लगता है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं शादी में, लोग मेरे ड्रेस की तारीफ करें, मेरी तारीफ करें। ऐसे ही लड़की का जो विवाह होने वाला है तो लड़की ने केवल अच्छे अच्छे सपनों को देखा है कि वहाँ ससुराल में सब उसकी तारीफ करेंगे, उसके कपड़ों की तारीफ करेंगे, उसके काम की तारीफ करेंगे। लेकिन माँ यह समझाना चाहती है कि यह सब वास्तविक नहीं है, क्योंकि ससुराल में कोई किसी की तारीफ नहीं करता है। आपने हमेशा देखा होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बहू के कामकाज से सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करो, केवल आपकी माँ ही आपकी तारीफ करती है। सास में और माँ में आकर यहाँ पर ही अंतर हो जाता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। उसने अभी क्या किया था, एक अस्पष्ट सी कल्पना थी उसके मन में कि केवल क्या है, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। उसे दुखों का तो पता ही नहीं था। तो विद्यार्थियों, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश, यह आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर लड़की विवाह के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने केवल सुखों की ही कल्पना की थी। और पाठिका थी वह, उसने केवल दुखों के बारे में उसने कुछ भी नहीं जाना था। तो यहाँ से प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है बच्चों? अभी तक तो यहाँ पर ये था कि बेटी अभी कैसी है, बहुत ही सरल है, भोली है, उसे दुनिया की समझ अभी नहीं है। उसने तो केवल सुखों की ही कल्पना की है। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं जीवन में हमारे केवल सुख ही नहीं आते हैं, दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। लेकिन अभी ये जो लड़की है जिसका विवाह होने वाला है, इसको दुखों का कोई ज्ञान नहीं है। माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे माँ अपनी बेटी को क्या कहती है कि तुम शीशे में, आईने में अपने आप को देखकर कभी स्वयं की सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तुम्हें ये सब चीज़ें आपको वैवाहिक मोह में फंसा लेते हैं, है ना। तो तुम कभी अपनी सुंदरता पे घमंड मत करना या अपनी सुंदरता पर मुग्ध मत हो जाना। कहीं तुम आईने में या दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर खुश हो जाओ, है ना। और कहने का अर्थ क्या है कि ससुराल में लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी आंखों में सुंदरता देखकर उन पर मोहित मत होना। आगे माताजी उनको सीख दे रही हैं। क्यों? क्योंकि यही सुंदरता तुम्हारे बंधन का कारण बन सकती है। क्योंकि तुम्हें क्या हो सकता है, जैसे जब कोई आपकी तारीफ करता रहता है तो आपको फिर उम्मीद होती है कि वो हमेशा आपकी तारीफ करे। लेकिन ससुराल में कैसा होता है कि हमेशा कोई आपकी तारीफ नहीं कर सकता है। तो क्या है कि आप सुंदरता के बंधन में बंध जाओगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको हर बार ये इच्छा होगी कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, तो तुम बंध गई ना, कि तुम्हारी कोई तारीफ करेगा तो तुम खुश होगी, अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो तुम दुखी हो जाओगी। इसलिए माँ सीख देती है कि तुम अपने चेहरे को शीशे में देखकर अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, या ससुराल वाले तुम्हारी सुंदरता की कभी तारीफ करें तो तुम उनमें खो मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारे बंधन का कारण हो सकता है। आगे माताजी शिक्षा देती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। माताजी क्या कह रही हैं कि तुम ससुराल में जाकर सभी काम करना, सभी लोगों को अच्छे से खाना पकाकर खिलाना, सबकी सेवा करना। लेकिन यदि कोई तुम उस आग से जलाने की तुम्हें कोशिश करे, यहाँ पर कवि ने समाज की दहेज प्रथा जैसी बुराई पर व्यंग किया है, कटाक्ष कसा है कि आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं दहेज के लिए जलाकर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो कवि यहाँ पर अपनी माँ जो है बेटी को शिक्षा दे रही है कि यदि तुम्हें कोई उस अग्नि से जलाने का प्रयास करे तो तुम उसका विरोध कर देना, वो अत्याचार सहन मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है,
बंधन है स्त्री जीवन की। जैसे कुछ लोग केवल मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं करते हैं, इसी प्रकार से ससुराल वाले तुम्हें अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, आभूषण देंगे ताकि तुम उनके बंधन में बंध जाओ। ये सब क्या है? स्त्री जीवन के बंधन हैं, क्योंकि ससुराल वाले बात बात पे फिर आपको सब चीज़ें, गहने, अच्छे अच्छे वस्त्र देकर तुम्हें बंधन में बांधना चाहते हैं ताकि तुम खुलकर अपना जीवन ना जी पाओ। तो ये कपड़े और जो गहने हैं ये सब कैसे है? ये भ्रम हो जाता है, ये लोगों लड़कियों को भ्रम हो जाता है कि उसके ससुराल वाले तो उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको कपड़े और थोड़े से गहने देकर आपसे कोल्लों की तरह काम करवाते हैं, कोल्लू के बैल की तरह आपसे काम करवाते हैं। तो ये क्या हैं? आपके बेड़ियाँ हैं एक तरीके से। वस्त्र और आभूषण कैसे हैं? बेड़ियाँ। तो सभी लड़कियों को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी यदि आपको वस्त्र, आभूषण, गहने दे रहा है तो ये नहीं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके माता पिता को छोड़ के। उनको आपसे बहुत सारा काम लेना है, इसलिए वो आपको इतने सारे गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं विद्यार्थियों, बहुत बार यहाँ से प्रश्न CBSE ने पूछा है। आगे माँ शिक्षा देती है अपनी लड़की को। क्या शिक्षा देती है? कि तुम लड़कियों वाले अपने अंदर सारे गुण रखना। लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, लड़की होने का अर्थ है कि तुम अपने लड़कियों के सभी गुण अपने अंदर विद्यमान रखना। जैसे लड़कियों में जो कोमलता होती है, सरलता होती है, उसे अपने अंदर रखना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना, लेकिन पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन बिल्कुल नाजुक गुड़िया मत दिखाना स्वयं को, अपने आप को। लोग तुम्हें ये ना समझ ले कि ये तो कोमल है, प्रेम से बात करती है, सबसे अच्छे से व्यवहार करती है, तो लोग तुम्हारी इस चीज़ को तुम्हारी कमज़ोरी ना समझ ले। तुम अपने आप को कभी भी उनके सामने कमज़ोर मत दिखाना, क्योंकि यदि तुमने अपने आप को उनके सामने कमज़ोर दिखा दिया तो वो तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा क्या करेंगे? शोषण करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम लड़की जैसी भोली और भावपूर्ण रहना, सबसे स्नेह करना, किंतु व्यवहार में क्या कैसी रहना? सावधान रहना। ठीक है, दूसरों को अपनी सरलता का लाभ मत उठाने देना। लड़कियों कैसी होती हैं? भोली होती हैं, दूसरों की बातों में आ जाती हैं, और इससे क्या होता है? लोग उनका आराम से शोषण कर लेते हैं, और लड़की इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि उन्होंने उनका शोषण भी कर लिया है। तो माँ यही सीख देती है कि तुम थोड़ी सी प्रैक्टिकल रहना, व्यवहारिक रहना, इतनी ज़्यादा इमोशनल भी मत हो जाना कि लोग तुम्हें कोमल समझकर, नाजुक सी गुड़िया समझकर तुम्हारा लाभ उठा लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माँ जो है, माँ को जीवन का अनुभव है विद्यार्थियों, तो इसलिए माँ अपनी बेटी को अनेक तरीके से सीख देती हैं। तो कन्यादान कविता में सामाजिक कुरीतियों का हमारे यहाँ पर इसमें चर्चा की गई है, जिसमें बेसिकली दहेज प्रथा पर इन्होंने प्रश्न उठाया है। साथ ही ससुराल वालों की तरफ से जो लड़की पर शोषण किया जाता है उसका भी पक्ष किया गया। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, यही होता है कन्या का दान करना। तो यहाँ पर लेखक ने एक प्रश्न, कवि ने एक प्रश्न ये भी उठाया है, जो ये शीर्षक दिया गया है कन्यादान, तो वो कहते हैं नारी जागृति से संबंधित है ये। ठीक है, नारियों को अपनी बेड़ियाँ समझनी चाहिए, है ना, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन उन्हें गुलाम बनाने का कौन कौन चीज़ कार्य करती है। और उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि आखिर कन्या का दान क्यों होना चाहिए? कन्या का दान होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि कन्या तो एक वस्तु नहीं है, कन्या एक जीती जागती लड़की है जिसके अंदर सभी भावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपसे कन्यादान कविता का उद्देश्य पूछे तो आप कर सकते हैं, संदेश पूछे तो भी कर सकते हैं। आपके यहाँ से प्रश्न हमेशा CBSE ने बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको इस कविता को अच्छे से कर लेना। आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरों शोरों से करते रहिए, टर्म 2 का एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाएगा, तो अभी से अपने एक एक चीज़ को समझना प्रारंभ कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।